13 साल की उम्र में जब खेलने कूदने की उम्र होती है तब रिश्ता हो गया। उस समय में सभी की लड़कियां 12-13 वर्ष में ब्याह दी जाती थी। उनको शादी का मतलब भी पता नहीं होता था। बस ये सोचकर खुश होती थी कि नए नए कपड़े मिलेंगे। माँ थी नहीं तो पिताजी ने बस जो थोड़ा था घर का काम काज सिखाया वही आता था। शादी का दिन आया और बस सभी रस्मों को बाद विदाई का वक्त भी आ गया। रोते रोते डोली में बैठकर ससुराल पहुंच गई। इतनी बड़ी और आलीशान हवेली देखकर मैं मन ही मन बहुत खुश हुई। तभी सासू माँ की आवाज आई, अरे जल्दी से कलश लाओ, बहू आ गई है। और मैंने घूंघट की आड़ से अपनी सास को देखा। आंखों से एकदम सख्त मिजाज की लग रही थी। मैं उन्हें देखकर थोड़ा डर गई थी। सारी रस्मों खत्म होते होते रात हो गई थी। बिस्तर पर लेटते ही नींद आ गई। सुबह सुबह नौकरानी ने आकर जगाया था कि चलो रसोई बनाने की रस्म है। तैयार होकर रसोई में गई और खीर बनाई। सब ने तारीफ भी की, पर सासू माँ ने कमी निकाल दी। साथ ही साथ हिदायत भी दी कि अब बचपन छोड़कर कुछ काम काज सीख लो। 15 दिन बाद मेरे पति को भी बाहर देश जाना था। वो वहाँ जॉब करते थे। वो चले गए और मैं अकेली रह गई अपने सास और ससुर के साथ। बीच बीच में अमर चिट्ठी लिखते थे, पर पहले सासू माँ थी, बाद में मेरे पास आती थी। उम्र कम होने की वजह से इतना फर्क नहीं पड़ता था। मेरे अकेलेपन का साथी था अमरूद का पेड़। हाँ, वही अमरूद का पेड़ जो हवेली के पीछे के आंगन में लगा था। उस अमरूद के पेड़ के नीचे एक कच्ची मिट्टी का कमरा बना हुआ था, पर वो पेड़ फल नहीं देता था, इसलिए सारे हवेली वाले उस पेड़ को बोझ कहते थे। पर मुझे न जाने क्यों उस पेड़ से बहुत प्यार था। जब काम से खाली होकर कुछ फुर्सत के पल मिलते थे तो एक वही पेड़ मेरा साथी होता था। उसके देखते हुए मैं अपनी सारी थकान भूल जाती थी। 2 साल बीत गए और मैं 15 साल की हो गई थी। अमर भी आज वापस आ रहे थे। सासू माँ सुबह से ही तैयारियां में लगी हुई थी। खुद ही रसोई में जाकर सारा जायजा ले रही थी। मैं भी बहुत खुश थी कि अब मुझे अकेले नहीं रहना पड़ेगा। सुलह श्रृंगार के साथ मैं पूर्ण स्त्री की तरह महसूस कर रही थी। आज माँ का सिंदूर कुछ अलग ही लालिमा ले हुए था। शायद वो लालिमा मेरे चेहरे पर भी दिख रही थी। तभी तो मेरी सासू माँ ने मुझे से कहा कि जा अपनी नज़र उतरवा ले, अमर आ गए हैं। हवेली की हलचल से पता चल गया था। मुझे खाने पीने से निवृत्त होकर सब आराम करने चले गए। अमर भी कमरे में आ गए थे और मैं बस शर्म से लाल हो जा रही थी। तभी अमर ने मुझे एक तोहफा दिया। मैंने उसे खोला तो एक सुंदर सी लाल साड़ी थी, पर मेरे लिए तो अमर का वापस आना ही एक सबसे बड़ा तोहफा था। हमने ढेर सारी बातें की, जिनमें कुछ शिकायतें थी और कुछ प्यार था। समय बीतता गया और 2 साल कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। अमर और मैं एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। एक दिन अचानक पता चला कि मेरे पिताजी बहुत बीमार हैं। अमर मुझे लेकर तुरंत रवाना हो गए। पिताजी मुझे देखकर बहुत खुश हुए, जैसे मेरे लिए ही अपनी सांसों को रोका हुआ था। और फिर मुझे अमर के हवाले करके वो इस दुनिया से चल बसे। भीगी आंखों से अपनी पिताजी को विदा किया। अब मेरा सब कुछ अमर और उसका परिवार ही था। समय गुजरता गया, पर भगवान ने मुझे अभी संतान का सुख नहीं दिया था। अभी तो सासू माँ दबी जुबान से बोलती थी, पर धीरे धीरे उन्होंने अपना रोब खड़ा कर लिया। अमर बहुत व्यस्त रहते थे वो अपने काम में। सासू माँ मेरे पीछे सारा दिन पड़ी रहती थी। धीरे धीरे सारे गांव में यह बात फैल गई कि हवेली की बहू बांझ है। तीर की तरह चुभता था ये शब्द, पर कुछ कह नहीं पाती थी, सिर्फ आंसू से दिल हल्का करती थी। अमर मुझे दिलासा देते थे और लोगों का व्यवहार अंदर ही अंदर मुझे खोखला कर रहा था। अभी मेरी उम्र ही क्या थी, सिर्फ 17 साल, और लोगों ने मुझे बांझ बना दिया। बचपन से ही शरीर से दुबली पतली थी मैं। फिर माँ के मरने के बाद ठीक से
पालना पोषना भी नहीं हो पाया था। एक दिन अमर जब दोपहर को खाने पर घर आए तो सासू माँ ने फरमान सुना दिया कि हम अमर की दूसरी शादी करेंगे। उफ, इतना बड़ा धोखा अमर मुझे कैसे दे सकते हैं। मैं सोच में पड़ गई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बत्ती बुझा दो, मुझे सोना है। अमर, मुझे कुछ बात करनी है आपसे। मैं थक गया हूँ। पल्लवी, मुझे सोने दो। अमर, क्या आप दूसरी शादी करेंगे? पल्लवी, मैंने कहा ना, मुझे सोने दो, थक गया हूँ मैं। तुम सब लोगों की चिक चिक सुनते सुनते उधर माँ है और इधर तुम। परेशान हो गया हूँ मैं। मन करता है आत्महत्या कर लूँ। नहीं अमर, ऐसा मत कहिए। पल्लवी ने अमर के मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, आपके अलावा अब कौन है मेरा? पल्लवी करवट लेकर सारी रात आंसू बहाती रही और जब सुबह उठी तो एक टूटी हुई औरत बनकर, जो मजबूर होकर हर चीज में समझौता कर लेती है। सारी रात यही सोचती रही कि शायद अमर ने भी मनस्कृति दे दी हो दूसरी शादी के लिए, पर उसे ये कहाँ मालूम था कि उसकी माँ ने किसी हद तक उसे मजबूर किया है दूसरी शादी के लिए। 1 महीने के अंदर ही अमर की दूसरी शादी धानी से हो गई। धानी अमर की माँ की दूर की रिश्तेदार की बेटी थी। पल्लवी, अपना सामान उस पीछे वाले कमरे में रख ले। आज से आज ये धानी कमरे में रहेगी। अमर के साथ सासू माँ ने हाथ नचाते हुए कहा, कैसे छोड़ दूँ ये कमरा? नहीं, ये मेरा कमरा है, जिससे जहाँ जाना है जाइए। पर फिर ख्याल आया कि जो ब्याह कर इस घर में लाया था, जब वो मेरा नहीं है तो यह कमरा मेरा कैसे हो सकता है। ऐसा सोचते हुए आंखों में आंसू का सैलाब उमड़ पड़ा। सिंदूर की डिब्बी और कुछ कपड़े लेकर उससे कच्ची मिट्टी के कमरे की तरफ बढ़ गई। सामान एक कोने में रखकर खिड़की पर बैठ गई और उस अमरूद के देखते हुए उसको निहारने लगी। इसे कुछ काम हो जाएगा। किस्मत कहो क्या कुछ और कि आज मेरे हालत भी इस पेड़ की तरह हो गई है, अकेला बेसहारा, जैसे ये अभी तक अपने अस्तित्व को बचाने के लिए सफल रहा है। क्या मैं इसकी तरह अड़ी और मजबूत हो सकूंगी, या फिर किसी कमजोर लता की तरह मुरझा जाऊंगी और अपना अस्तित्व खो दूंगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं मजबूत रहूंगी। जब ये बेजुबान पेड़ सबसे लड़ सकता है तो मैं क्यों नहीं अपने विचार श्रृंखला से बाहर आती ही। मैंने अपने आप को संभाला और हर रिश्ते से लड़ने के लिए तैयार हो गई। दिन गुजरते गए और मैंने घर के कामों में अपना आप को व्यस्त कर लिया। कोठरी के आसपास खूब सारे पेड़ लगाए और बाकी बचे हुए समय में उन पेड़ों की देखभाल करने लगी। साथ ही उस अमरूद के पेड़ की खास देखभाल। धानी एक सुलझी हुई लड़की है। वो जब भी मुझसे बात करने के लिए आती, मेरी सासू माँ किसी बहाने के लिए बुला लेती। अमर मुझसे बात तो करते थे, पर एक पछतावा हमेशा उनकी आंखों में दिखता था। शायद मेरी हालत देखकर बुरा लगता था उन्हें, पर माँ के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं थी। धानी के दिन खुशी से गुजर रहे थे और मेरे दिन बस गुजर रहे थे, और देखते ही देखते वो दिन भी आ गए जब धानी की खुशखबरी सुना दी कि वो माँ बनने वाली है। हवेली में त्योहार जैसा माहौल हो गया। सारे नौकरों में तोहफे बांटने जाने लगे। मैं भी बहुत खुश थी कि चलो अच्छा है कि अब घर में एक नया मेहमान आएगा। शायद मेरी जिंदगी का सुनापन। धानी बहुत कमजोर थी और उम्र में भी 16 साल। उसे बहुत तकलीफ होती थी। अब सासू माँ का आदेश था कि उसकी अच्छी सी सेवा की जाए, जिससे कि उसकी कमजोरी दूर हो सके। सारी देखभाल के बाद भी धानी का वजन कुछ खास नहीं बढ़ रहा था। एक दिन चिंतित होते हुए मैंने अमर से कहा कि धानी को शहर में किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा लाओ, पर सासू माँ ने यह कहकर मना कर दिया कि हमारे भी बच्चे घर पर हुए हैं और अमर की वही पुरानी आदत की अपनी माँ के खिलाफ वो जा ही नहीं सकते थे। एक दिन धानी की तबीयत कुछ खराब होने लगी। उसकी सांस बहुत फूल रही थी। घबराकर मैंने गांव के वृद्ध जी को बुलावा भेजा। वृद्ध जी ने आकर कुछ दवाइयाँ दे और खो की कमी में बताई और मैंने अमर को ये सब बताया तो
सासू माँ ने मुझे धानी से दूर रहने का आदेश दिया, ये कहकर कि एक बांझ की छाया भी नहीं पड़नी धानी पर। खैर, मुझे धानी से दूर कर दिया गया और मैं फिर से अपनी कोठरी में अकेली सारा दिन बंद रहने लगी। या ये कह के अंदर ही अंदर में खुद भी डर गई थी कि कहीं सचमुच मेरी वजह से धानी को कुछ न हो जाए। कुछ दिन बाद रात में नौकरों का शोर शराबा सोने के मैं आंगन की तरफ भागी। देखा तो मोदा के प्रसव का समय आ गया था। गांव की बूढ़ी औरतें और दाइयों को बुलाया गया। पूरी हवेली में हलचल का माहौल था। मैंने अमर की तरफ देखा, बहुत डर हुए लग रहे थे। मैं उनके पास गई और उन्हें थोड़ा धैर्य रखने को कहा। थोड़ी देर में बच्चे की खिलकारियां गूंजने लगी। हम सभी की खुशी का ठिकाना नहीं था। पर तभी काकी ने बाहर आकर बताया कि धानी की खून की कमी के कारण वो धानी को नहीं बचा पाए। बेटी को जन्म देते ही धानी का देहांत हो गया। हाय, पोते का मुंह नहीं देख पाई, अब कैसा मेरा वंश चलेगा। सासू माँ का विलाप सारी हवेली गूंज रहा था। उस छोटी दूध मोहे बच्ची को मुंह को आता था। ऐसा लगता था जैसे वो मैं हूँ। मैंने उसे कलेजे से लगा के रखा। जिनकी माँ नहीं होती वो बच्चे कुछ ज्यादा ही समझदार होते हैं। शायद जरा भी परेशान नहीं करती थी वो मुझे, बस दूध पीती ही सो जाती थी। सासू माँ का वही राग चलता रहता था कि लड़कियों से वंश नहीं चलता। शायद किसी को फर्क नहीं पड़ता था। अमर अब पहले से खुश रहने लगे थे। ऑफिस से आते ही मेरे कमरे में आते और गुड़िया को खिलाते। मुझे भी अमर को खुश देखकर अच्छा लगता था। साल बीत चुका था, धानी को गए हुए और गुड़िया को आए हुए। और एक दिन सासू माँ ने पंडित जी को बुलवाया और कहा, मैं कब अपने पोते का मुंह देख पाऊंगी। पंडित जी का वो बांझ पेड़ भी दिखाया। पेड़ देखते ही पंडित जी ने कहा कि इस मनहूस पेड़ की वजह से हमारे घर में बेटा नहीं है, जितना जल्दी हो सके इसे कटवाओ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, कैसे अपने सुख दुख के साथी को बचाऊं। जैसे ही वो कुल्हाड़ी लेकर पेड़ को काटने आगे बढ़े लगे, मैं कृति से भागकर उसे पेड़ से लिपट गई और विनती करने लगी कि पेड़ को छोड़ दो। पर वो लोग नहीं मान रहे थे। मैं रोती जा रही थी पर किसी को तरस नहीं आ रहा था। तभी किसी ने मुझे खींचकर धक्का दिया और मेरा सिर पत्थर से टकरा गया। सिर में खून की धार निकल रही थी। यह देखकर अमर से रह नहीं गया वो, और उन्होंने सबको वहां से हटा दिया और तुरंत मुझे अस्पताल ले गए। मरहम पट्टी के बाद मुझे कुछ होश आया। डॉक्टर साहब मेरे सामने खड़ी थी और अमर के कुछ समझा रही थी। सासू माँ भी वही थी और उनके चेहरे से पता चल रहा था कि उन्हें अपने किए पर अफसोस है। डॉक्टर, क्या हम इसे घर ले जा सकते हैं? अमर ने पूछा। जा, अब आप इन्हें ले जा सकते हैं, पर ख्याल रखिएगा कि अब ऐसे दोबारा न हो, क्योंकि ऐसी हालत में ऐसा गिरना ठीक नहीं होता है। ऐसी हालत? डॉक्टर, क्या हुआ है इसे? अमर ने घबराते हुए डॉक्टर से पूछा। अरे, आप लोगों को नहीं पता, अब ये माँ बनने वाली हैं, तो इनका अच्छे से ख्याल रखिएगा। ये सुनकर किसी को भी यकीन नहीं हुआ। सब बस एक दूसरे को देखे जा रहे थे और मैं तो बिल्कुल यकीन नहीं कर पा रही थी। सासू माँ की आंखों में पछतावे के आंसू थे। मेरे सर पर हाथ रखकर बस इतना ही कह सकी कि मुझे माफ़ कर दो। अरे, मैं मुस्कुराकर उनसे लिपट गई जैसे मैं अपनी माँ से लिपटी हूँ। पूरी 9 महीने मेरे सास माँ ने मेरी बहुत ख्याल रखा और मैंने उस पेड़ का आज मेरी डिलीवरी होनी थी। सासू माँ समय में मुझे अस्पताल ले गई ताकि जो गलती उन्होंने धानी के समय की थी वो अब ना हो।
बधाई हो, आपको पोता हुआ है। नर्स ने सासू माँ को खबर सुनाई और सासू माँ ने हाथ से अंगूठी निकालकर नर्स को पहना दी। वो खुश थी, पर इस वजह से नहीं कि पोता हुआ है, बल्कि इस बात पर कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हवेली में धूमधाम थी, सब खुश थे कि हमारा परिवार पूर्ण हो गया था बेटी और बेटे के आने से। और ये खुशी कहीं और भी फूल रही थी। उस अमरूद के पेड़ में फूल आना शुरू हो गए थे। शायद हम बहुत चिंता करने लगते हैं, फल मिलना की बहुत देरी होती है। और कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।